Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles dealing with 8th of October. So here is the list. जल्दी से एक आइडिया ले लेते हैं कि आज के सेशन में क्या कुछ कवर होने वाला है. Firstly, कंवल टाइगर रिजर्व, हालांकि हम इसको बाय द एंड ऑफ दिस सेशन देखने वाले हैं. ये आपके प्रीलिम से एसोसिएटेड है. इको सेंसिटिव जोन जो है एक स्टैटिक पार्ट भी है. अगर आप एनवायरनमेंट सेक्शन में अपने जाओगे तो यू विल सी इको सेंसिटिव जोन के बारे में पढ़ा होगा आप सबने. जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आज हम जानेंगे और ये आप अपने पेपर 3 से भी जोड़ सकते हो, प्रीलिम से भी जोड़ सकते हो. एंड आई वुड रिकमेंड कि एक बार जहाँ से भी आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, वट एवर सोर्स यू आर रेफरिंग टू फॉर योर एनवायरनमेंट सेक्शन, प्लीज रेफर इको सेंसिटिव जोन फ्रॉम देयर एज वेल, सो दैट आपके पास एक कंप्लीट एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा आज. ठीक है. देन विल टॉक अबाउट ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फंड, मेन्स एंड जीएस एंड मेन प्रीलिम्स बोथ. सारे आर्टिकल्स ऐसे ही हैं. ग्लोबल स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान, व्हाट दिस प्लान इज ऑल अबाउट. जीएस पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो इसको. हेल्थ सेक्शन से जुड़ा हुआ है तो येस, यू कैन वाइल फ्रेमिंग योर आंसर्स यू कैन मेंशन सच प्लान्स इन योर आंसर राइटिंग. डिपेंड्स अपॉन टॉपिक कैसा है वो, राइट. जब इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके साथ आऊँगी, डिस्कस करूँगी, तो विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप कनेक्ट कर सकते हो कि अच्छा आप इसको कौन से डोमेन में डाल सकते हो, कि प्लान किसके बारे में बात कर रहा है. हीराकुंड डैम के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ है, कौन सी नदी पे है, क्यों न्यूज़ में है, ये सारी बातें हैं. तो हालांकि हम स्टार्ट हीराकुंड डैम से ही करने वाले हैं. सो जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी, either state PCS, because current affairs are relevant for every exam, so you can share them. You can let others know about Sri Ram's IS that we are here online also. You can trust this platform because Sri Ram's IS has been serving the nation since 1985, so there's ट्रस्ट जो बच्चों ने दिखाया है तभी आप यहाँ तक हम आते हैं. और ऑफलाइन येस वी आर, एंड नाउ वी आर ऑनलाइन एज वेल. डू लेट अदर्स नो अबाउट इट सो दैट वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो. कॉमेंट सेक्शन आपके पास है. द वे यू आर शावरिंग लव इन द कॉमेंट सेक्शन, गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक्स, इट मीन्स अ लॉट टू मी. अच्छा लगता है ये पढ़कर कि आपको ये सेशंस आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं. सो वट एवर इज योर जेन्युइन फीडबैक, यू हैव कॉमेंट सेक्शन, डू लेट मी नो. डू मार्क योर अटेंडेंस. जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन. बहुत से सेशंस आते हैं, अलग अलग मेंटर्स लेते हैं, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होती है. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. सो हियर लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल. Built 6 decades ago, the canal network connected to Hirakund Dam, one of the biggest projects in eastern India, is all set to be renovated. तो बेसिकली बात यही है कि जो कैनाल जो नेटवर्क है that is connected to this dam अभी का बना हुआ नहीं है. It was built 6 decades ago, 60 साल के आसपास हो गए हैं. One of the largest project है in the eastern India. अभी वहाँ पर इट विल बी अपडेटेड और इट विल बी रिपेयर्ड ताकि उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, उसकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये डैम न्यूज़ में है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस डैम. इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया. पहली बात, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है एंड द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन द वर्ल्ड ऑल्सो. अगर मैं इस डैम की लेंथ आपको बताऊं तो 79 किलोमीटर इसकी लेंथ है. महानदी रिवर पे बना हुआ है. तो आपके लिए आज का होमवर्क सीधा सीधा है. महानदी रिवर के बारे में पढ़ोगे, उसकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, कहाँ कहाँ से बहती है, राइट. अगर रास्ते में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई प्रोटेक्टेड एरिया पड़ता है तो वो कौन सा है, तो वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, राइट. तो इट इज़ बिल्ड ऑन द महानदी रिवर अबाउट 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सांबलपुर. उड़ीसा में है, तो उड़ीसा की बात हो रही है. दिस डैम इज मेड अप ऑफ अर्थ, कंक्रीट एंड स्टोन. हीराकुंड रिजर्वॉयर पड़ता है इसके ऊपर. हीराकुंड लेक है. सो दिस डैम क्रिएट्स अ ह्यूज वाटर रिजर्वॉयर ऑल्सो. लार्जेस्ट मैन मेड लेक है एशिया के अंदर. एंड 746 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का एरिया जो है वो कवर करती है. जो डैम है ये, अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं, सो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट लार्ज रिवर प्रोजेक्ट दैट वॉज बिल्ड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस. अगर मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊं, सो इट वॉज ऑफिशियली ओपन्ड, इट वॉज इनोग्रेटेड इन द ईयर 1957. तो ये पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट रहा है. और भी खास हो जाता है फिर. ठीक है. नाउ एज फार एज पर्पस इज कंसर्न, ये डैम हेल्प करता है इन इरिगेटिंग फार्मलैंड्स ऑल्सो इन वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, बीट खरीफ, बीट रबी. सो यहाँ से खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं. टेक इट एज योर होमवर्क. यूपीएससी ने सवाल पूछा है, कभी कभी इतना सिंपल सवाल आ जाता है कि कोई भी कैच कर जाता है उसको, क्या चाहिए खून ऑप्शन में से एलिमिनेट करना रह जाएगा कि इन सब में से खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है, रबी कौन सी नहीं है. तो यू शुड नो. ठीक है. The dam also, obviously the dam generates electricity with an installed capacity of 359.8 megawatt. The installed capacity for the power generation is this much. हालांकि नंबर यूपीएससी नहीं पूछती है, बट एक जनरल इंफॉर्मेशन, सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए. बाकी जो पानी that is released from the dam, it irrigates around 4,36,000 hectares of land in the Mahanadi Delta, and flood protection maybe it plays a very important role. It helps preventing flood also in 9,500 square kilometer of the area, right? And the Kettle Island क्या है? It is a small island in the Hirakud reservoir itself. It is home to large group of wild kettles. That is why it is referred to as Kettle Island. They are believed to be जो kettles है ना, आप ऐसा लगा सकते हो कि इट इज इनहेबिटेड बाय दी, जो तो मैंने आपको बता ही दिया, लार्ज हर्ड ऑफ वाइल्ड कैटल वहां पाई जाती हैं. दैट इज बाय कैटल आइलैंड. दे आर बिलीव टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ कैटल दैट वर लेफ्ट बिहाइंड बाय द विलेजर्स व्हेन द डैम वाज कंस्ट्रक्टेड. 1950 में जब ये डैम बना था ना, तो तब जब विलेजर्स, ऑब्वियसली जब डैम बनता है तो डिस्प्लेसमेंट होती है. सो व्हेन दे लेफ्ट, तो दीज कैटल्स, अभी जो कैटल आइलैंड की बात हो रही है, दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ दोज डोमेस्टिक कैटल. अच्छा, यहाँ से फिर ना एक सवाल बनता है, डेवलपमेंट का और एनवायरनमेंट का जो आपस में तालमेल बैठता नहीं है, या कैसे बैठाएंगे आप. आज का एक आर्टिकल है जो इसी से जुड़ा हुआ है. सो विल टॉक अबाउट इको सेंसिटिव जोन्स की हम बात करने वाले हैं ना. क्यों न्यूज़ में है वो, इसी के चलते. जब हम डैम बिल्ड करते हैं या ऐसे बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. अगर आपको पता हो तो केन बेतवा जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, काफ़ी टाइम तक ये प्रोजेक्ट अड़ा रहा. क्यों? राइट. तो ये सारी चीज़ें जानने वाली होती हैं जो आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करती हैं. अच्छा, पॉलिटी में इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, सो पॉलिटी कोर्स इज बीइंग run on the platform by the other mentor. You can refer to them. There are various other sessions, number of sessions are being taken on this platform, Shriram's IAS, by other mentors as well. So you can refer these sessions to others also. ठीक है. आपकी प्रिपरेशन में ये हेल्प करते हैं, एंड हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट दिया जाए, एंड वी आर गिविंग द बेस्ट. आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन सेशंस को रेफर करें, बाकियों को बताएं, खुद देखें. इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल. द ग्लोबल स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान. दिस प्लान इज टू टैकल डेंगू and the other Aedes-borne arboviruses. It was launched by WHO. पहला तो वो ये पूछ लेंगे कि ये प्लान किसने लॉन्च किया है. इट इज़ लॉन्च्ड बाय WHO. ये प्लान किस लिए है? डेंगू को टैकल करने के लिए. अच्छा, डेंगू, जीका एंड जैसे चिकनगुनिया, ये जो डिसीजेस हैं, क्या एक ही मच्छर है जो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा है? हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो do let me know in the comment section. Now this plan, मैं पूरा बार बार तो प्लान बोलूँगी नहीं, क्या प्लान है SPRP, so I'll refer to plan, you understand कि I'm talking about it only, right? So this plan is launched by WHO. मकसद यही है to address the rising threat of dengue, threat of other you can say other Aedes-borne
अर्बोवायरसेस, अच्छा चलो यही बता देती हूँ, जीका, चिकनगुनिया, येलो फीवर, डेंगू जिससे होता है, जो मच्छर काटता है, उसका नाम क्या है? क्या वो एडीज है? कंफर्म करना मुझे जरा, बताना फिर, ठीक है ना। एज फार एज दिस प्लान इज कंसर्न, वो आपको पता चल गया है, दिस प्लान is a effort, rather I would say it is a global effort, right, to fight the diseases that are spread by the mosquitoes, specifically the Aedes species. So aim is to help the countries to prepare in advance to handle such outbreaks, ताकि उनके पास नेसेसरी रिसोर्सेज हों, स्ट्रैटेजीज हों। ये मैं आपको पहले 1-to-1 डिस्कशन में ऐसे बता रही हूँ, फिर आपके लिए पढ़ना जो है ना, ये प्लान के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो सारे आसान हो जाएंगे। तो प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या है? यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू हैव दोज स्ट्रैटेजीज इन प्लेस, यू हैव दोज रिसोर्सेज इन प्लेस, राइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दिस द अदर टर्म इज रेडीनेस। ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको एक एक टर्म का मतलब। प्रिपेयर्डनेस, नाउ व्हाट इज रेडीनेस? People are making sure that the health system, they are ready to respond quickly when the cases of these diseases increase. मतलब you have, आप कैसे, कोई भी ऐसे केसेस बढ़ते हैं तो आप कैसे क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हो? आपके पास हेल्थ केयर वर्कर्स हो, ट्रेंड हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम हो, यू हैव दैट एबिलिटी टू रिएक्ट रैपिडली। योर रेडीनेस मीन्स दैट। एंड रिस्पॉन्स, कोई आउटब्रेक होता है, सो द प्लान प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर effective response to control the spread of this disease, to treat the infected people, to prevent future outbreaks. तो ये डेंगू जैसी जो बीमारियां हैं अभी क्या है, they are becoming more common in many countries. Climate change, urbanization and increased travel also, it has made it easier for mosquitoes to spread these viruses as well. So ये plan ensure कर रहा है that countries are better prepared to prevent it, prepared to detect and to control these diseases. तो अगर ये समझ आ गया है, so now this is just a cakewalk. Diseases का burden कम करना है, to reduce the burden of these diseases, the sufferings and deaths from dengue and other Aedes-borne diseases, these viral diseases like Zika, like chikungunya, right? एक coordinated response की बात करी जा रही है। अब इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन। नाउ दिस इन्वॉल्व सेटिंग अप लीडरशिप कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स ड्यूरिंग द आउटब्रेक्स। इट मतलब जहां पर सरकारें हो गई, हेल्थ एजेंसीज हो गई, बाकी ग्रुप्स हैं, सब साथ में काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन, दे आर वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कोलैबोरेटिव सर्विलियंस। यू आर यूजिंग एडवांस्ड टूल्स to detect the outbreaks. You're using indicators, doing epidemiological analysis, you're studying the spread of these diseases, उसको study कर रहे हो to understand the pattern. You're improving laboratory test, you're conducting field investigations. तो यही सब कुछ है इसके अंदर, laboratory diagnostics, epidemiological analysis, field investigation, right? Then other component is community protection. कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं इन फाइटिंग दीज डिसीजेस। घर के बाहर कचरा मत रखो, मत फैलाओ, साफ सफाई रखो अपने पास। लोकल पीपल आर इन्वॉल्व, एक्टिव डिस्कशंस में उनका एक रोल हो। दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटो पॉपुलेशन एज वेल। प्रिवेंटिव मेजर्स लो पहले तो। आसपास घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ है, साफ सफाई नहीं हो रही है, सो क्या ही फायदा। मेक श्योर पीपल ऑल्सो नो क्या करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है खुद को। पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है बारिशों का, तो यू हैव टू मेक श्योर पीपल ऑल्सो नो व्हाट टू डू, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज सेफ एंड स्केलेबल केयर, मेकिंग श्योर दैट हेल्थ सर्विसेज आर ready to take care of people who get sick, having doctors and nurses and hospitals to manage the illness effectively so that patients get the right treatment, they recover without complications. Access to countermeasures, मतलब promoting research and innovation to develop better treatments,
vaccines to protect people from this disease. So ये जो plan है ना, it will be implemented over 1 year, 2025 के September तक, and it aligns with the 2 global initiatives: Global Vector Control Response 2017 to 2030 and the Global Herbovirus Initiative that was launched in 2022 to tackle the mosquito-borne viruses. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए, the Global Framework on Chemicals Fund launched its first project targeting safe and sustainable management of chemicals and waste, making sure कि chemicals जो आप industries में, agriculture में, households में, you're using that. They are handled, they are disposed in a way that doesn't harm the people's health or environment. If they're not managed properly, the waste, it can cause pollution, it can cause illness, it can cause environmental damage. So you need to come up with the ways to deal with the chemical waste, that is in an environment friendly manner. Methods used to get rid of the waste that don't harm the planet. Right, so this project is designed to help countries or industries to handle those dangerous chemicals and waste more responsibly. Now let's talk about Global Framework on Chemicals Fund. It was established during 5th International Conference on Chemicals Management in September 2023. Now this fund helped countries follow international guidelines कि आपको कैसे हैंडल करना है, हाउ टू हैंडल द केमिकल्स थ्रू आउट द एंटायर लाइफ साइकिल, प्रोडक्शन टू यूज पूरा, फिर उसका डिस्पोजल, मैनेजिंग दैट वेस्ट. तो मेन गोल क्या है? टू असिस्ट किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को. ये है ऑब्जेक्टिव इसका. स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को, कंट्रीज विद इकोनॉमीज इन ट्रांजिशनिंग इकोनॉमीज जो है. These are those places that may need extra help or resources might be to manage the waste successfully and safely. So this will be achieved by financing the projects and programs that will support transformative change to prevent, or where prevention is not feasible, minimize the harm from the chemicals and waste. तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है this fund will pay for the projects, it will pay for the programs that bring out such major changes to reduce it. और if it is not possible to prevent, at least चलो minimize करते हैं the damage that is caused by the chemicals. So overall this fund is there to give financial support to the countries so that you help them manage your chemicals more responsibly. Okay, now let's talk about the executive board here. So the executive board takes the operational decisions and it oversees the functioning of the fund. Executive board, which makes the decisions about how the fund is used, ensure it works properly. So this board is made up of 2 national representatives of each United Nations region, Africa, Asia, Europe, and representatives from all the donors. Financing. The fund provides financial support of 3 lakh to 8 lakh US dollars. ठीक है. Implementation period क्या है? 3 साल तक का. These projects can last up to 3 years. So जो पैसा आ रहा है, funding comes from voluntary contributions. Countries, organizations, donors, they give money. ठीक है. Now what is Global Framework on Chemicals? एक agreement है that is designed to ensure कि chemicals and waste are managed safely around the world. It is based around 28 targets, specific goals that are aimed at improving how chemicals and waste are handled globally. एक multi-sectoral agreement है that focuses on chemicals and waste and calls for the prevention of illegal trade, strengthening of national legal framework, elimination of highly hazardous pesticides in the agriculture by 2035. Eco-sensitive zone.
रूलिंग पार्टी है, ओपोजिशन पार्टी है, दोनों के लीडर साथ में आ गए हैं गुजरात के अंदर, एंड दे हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्रपोज्ड इको सेंसिटिव जोन अराउंड गिर फॉरेस्ट. मतलब कि इट इज़ इंडिकेटिंग एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई है जहाँ पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो गोल्स हैं दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद द लोकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट और द डेवलपमेंट प्लान्स, जिसकी मैं भी बात कर रही थी. इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? वो एरिया होता है, मान लो ये नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके पास का लगभग, अच्छा कितना एरिया सुप्रीम कोर्ट ने किस पे, आप मुझे बताना, क्या 10 किलोमीटर तक का एरिया, या 15 या 20, कितने किलोमीटर तक के एरिया को आप उस प्रोटेक्टेड एरिया के बाद बोलोगे कि इतना इको सेंसिटिव जोन है? डू लेट, थोड़ा रिसर्च करो इस पे. The eco-sensitive zone are those areas that are designed around the designated around these national parks and wildlife sanctuaries to protect the environment. कि अभी आप सेंसिटिव जोन ही है ये, आप अपनी एक्टिविटीज एकदम से कि चलो इसके बाहर तो अपना राज है, कुछ भी करो, कचरा फैलाओ और डिफॉरेस्टेशन करो, नहीं. You have to limit your activities. It could harm the ecosystem. कोई कंस्ट्रक्शन, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. So eco-sensitive zone are the areas around the national parks, around the wildlife sanctuaries. To be notified as eco-fragile zones. It is as per the National Wildlife Action Plan, जिन्होंने कहा कि जो लैंड 10 किलोमीटर तक के मतलब बाउंड्री में आती है. देखो अब ऐसा है, डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑल्सो. कोई 10 किलोमीटर तक में आती है, कोई 15 किलोमीटर तक में आनी चाहिए. अभी वो प्लेन एरिया है माउंटेन वाला एरिया, इट डिपेंड्स ना कि आप सिर्फ 10 किलोमीटर तक का है या 15 या 20 का है. इट ऑल्सो डिपेंड्स. तो यहाँ थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना. यही मैं बोल रही हूँ कि जो 10 किलोमीटर का रूल है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, एक जनरल प्रिंसिपल है, बट इसका जो एक्सटेंट है इस एप्लीकेशन का वो वेरी कर सकता है. एरिया बियॉन्ड 10 किलोमीटर कैन ऑल्सो बी नोटिफाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एज द इको सेंसिटिव जोन. अगर वो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव कॉरिडोर है, तो आप बोल सकते हो इसको. ये क्या है? ये जोन एक बफर जोन है अराउंड दोज प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब एक ट्रांजिशन जोन लगा लीजिए आप. ठीक है. सो शॉक एब्जॉर्बर्स हो गई. इको सेंसिटिव जोन्स क्या है? दे आर शॉक एब्जॉर्बर. दे हेल्प यू टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द फ्रेजाइल इकोसिस्टम. दे आर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी, फॉर मिनिमाइजिंग द डिस्टर्बेंस. सो एक ट्रांजिशन जोन की तरह ये काम करते हैं. हाई प्रोटेक्शन से लेस प्रोटेक्शन की तरफ जा रहे हो आप. कुछ एक्टिविटीज परमिटेड होंगी, कुछ रिस्ट्रिक्टेड होंगी. परमिटेड क्या है? ऑनगोइंग हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग. क्या रिस्ट्रिक्टेड है? कोई कमर्शियल माइनिंग नहीं होगी. ये तो परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं. कोई कमर्शियल माइनिंग नहीं होगी, कोई लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं होगा, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नहीं बनेंगी, स्टोन क्वेरिंग, ब्रिक क्लिन्स, दे आर नॉट अलाउड इन द इको सेंसिटिव जोन. मतलब होटल बना रहे हैं, रिजॉर्ट बना रहे हैं, it is regulated. The construction of all these industries, it is regulated to minimize the environmental harm. ठीक है. चलिए लेट्स मूव अहेड विद द लास्ट आर्टिकल. हम बात करेंगे तेलंगाना में कवल की. कवल टाइगर रिजर्व क्यों बात करेंगे? क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट साइक्लोथॉन. साइक्लोथॉन क्या होता है? साइक्लिंग इवेंट. इट इज more to create awareness. So it was there recently to celebrate World Wildlife Week 2024 at the buffer zone of Karwal Tiger Reserve. कहाँ पड़ता है? तेलंगाना स्टेट में. कौन सी नदी पड़ती है? गोदावरी नदी पड़ती है. डेक्कन पेनिनसुला का पार्ट है. यस. 2015 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड है. यस. कौन से माउंटेन रेंज पड़ते हैं पास में? सह्याद्री. गवर्नमेंट ने इसको एक कवर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया 2012 में. यहाँ पर आपको डेंस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओपन एरियाज, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वाटर बॉडी सब देखने को मिल जाएंगी. ये जो रिजर्व है ये इट इज़ अ कैचमेंट फॉर द रिवर्स गोदावरी एंड कदम, जो कि इसके सेंचुरी के साउथ से बहती है.
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये तडोबा, अंधेरी, इंद्रावती टाइगर रिजर्व्स का इट हैव लिंकेजेस टू, वो मैप में देखो थोड़ा सा। वेजिटेशन आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगी, टीक है, बैम्बू है, और बहुत से स्पीशीज हैं, पाइथन, क्रोकोडाइल, नील गाय, बार्किंग डियर, चीतल, सांबर, पैंथर, इंडियन बाइसन, कोबरा, ये सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, दिस वॉज द होल सेशन। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज कोई पॉइंट लिख रहे थे या नोट्स बना रहे थे अपने खुद के, कुछ मिस हुआ है, कुछ समझ नहीं आया है, कुछ दोबारा सुनना है, वीडियो आपके पास है, थोड़ा पीछे करो, सुन लो। ठीक है, चलिए, दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। विल मीट यू इन अदर वन विद अदर आर्टिकल्स इन अदर सेशन। टेक केयर, गुड लक, good wishes, happy learning everyone, all the best.